उसने फिर से अपना हाथ मेरे डफल कोट की जेब में डाल दिया था। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं निर्मल वर्मा का बहुचर्चित उपन्यास वे दिन। इससे पहले हमने इस दृश्य की काफ़ी विवेचना की है कि कैसे एक ऑस्ट्रियन टूरिस्ट जिसने इस भारतीय प्रोटैगनिस्ट को हायर किया है प्राग शहर दिखाने घुमाने के लिए चेकोस्लोवाकिया, उस वक्त तो शायद ये चेकोस्लोवाकिया ही है जिस वक्त की कथा लिखी जा रही है, लेकिन यानी चेक रिपब्लिक नहीं, चेक रिपब्लिक और स्लोवाकिया अलग नहीं, लेकिन मेरी बहुत प्यारी सहेली है वहाँ की, चेक रिपब्लिक की भी, और एक प्यारी सहेली स्लोवाकिया की भी। लेकिन ये वर्णन अद्भुत है इस पूरे इतिहास से इतर कि एक भारतीय मूल का नागरिक वहाँ पे है जो अच्छी चेक जानता है और वो एक जर्मन भाषी ऑस्ट्रियन महिला को घुमा रहा है, और धीरे धीरे वो महिला बिना दस्ताने के बाहर निकलती है, उसकी कोट की जेब में अपने हाथ डालती है। ये सब रोमानी अंदाज शुरू होते हैं। उसका बेटा है मीता जो एक दिन, जिस दिन वह डफल कोट की जेब में हाथ डालकर चल रही है अपने दोस्तों के साथ स्केटिंग करने, स्केटिंग रिंक गया हुआ है, और जब वो वहाँ जाते हैं उसे लेने, वो लौट कर आती है, वो इंतज़ार कर रही है, इसे लेने जाता है और वो पूछता है माँ कहाँ है, हम तुम्हें ढूंढ रहे थे, वह आई है, वह तुम्हारी राह देख रही है। मैंने कहा मुझे अपने झूठ पर बुरा नहीं लगा। मतलब माँ जो है वो मस्त है कि वो आ जाएगा, दोस्तों के साथ गया है, और वो इस टूरिस्ट एजेंसी से भेजे हुए गाइड में बहुत दिलचस्पी दिखा रही है। ये धीरे धीरे साफ हो रहा है, इसमें एक रोमानीपन है केवल। आप इसमें अब धीरे धीरे एक भारतीय दृष्टि का आगमन भी देखेंगे, एक पूर्णतः मुक्त यूरोपीय दृष्टि भी देखेंगे, एक बच्चे की इच्छा देखेंगे, एक स्त्री की अभिलाषा देखेंगे। आइए देखते हैं। हम उस छोटी सी पगडंडी पर आ गए थे जो पवेलियन से नदी की ओर उतरती थी। आप थक तो नहीं गए? मैंने उसकी ओर देखा। स्कार्फ के नीचे कुछ बाल छितर कर कंधों पर झुकाए थे, चेहरे पर एक हल्का सा क्लांत पीलापन था। उसने मुस्कुरा कर मेरी ओर देखा। क्या हम कुछ देर के लिए यहाँ बैठ सकते हैं? हम आगे नहीं गए। वह डेंजर की काली तख्ती के पास एक चौड़े पत्थर पर बैठ गई। उसने अपने सैंडल उतार दिए और उन्हें उल्टा करके उनके भीतर से बर्फ निकालने लगी। जस्ट इमेजिन, कल्पना कीजिए, मैं तो अगर स्नीकर्स पहन के भी बर्फ़ पे चलती हूँ और अगर बर्फ़ इतनी ऊंची है कि उसमें घुस जाए और मेरे मोजे गीले हो जाएं तो मेरी तो हालत बुरी हो जाती है। और ये ऑस्ट्रियन है, इसने भी बताया कि हम बचपन से बियर पीते आ रहे हैं, जैसे हम बचपन से दूध पीते आ रहे हैं। बहरहाल मैं कुछ देर तक उसके नीचे झुकी सफ़ेद गर्दन को देखता रहा। फिर मैं उसके पास बैठ गया। धुंध बहुत पतली थी, उसमें सब कुछ अवास्तविक सा लगता था। हम चुपचाप पवेलियन की ओर से डांस बैंड की ट्यून को सुनते रहे। उसने अपना मुंह मेरी ओर मोड़ लिया। उसके होंठ थोड़ा सा खुल गए थे। हवा में बार बार उसका स्कार्फ फड़फड़ा जाता था। आप अजीब गाइड हैं, उसने कहा। क्यों? मैंने उसकी ओर देखा। कोई गाइड इतना चुप नहीं रहता। सर्दी बहुत है, मैंने कहा। मैं सर्दी में ज़्यादा नहीं बोल सकता। वह हंस पड़ी। हमने गलती की, हमें अपने साथ कुछ कोन्याक ले आनी चाहिए थी, उसने कहा। आपको कोन्याक अच्छी लगती है? ज़्यादा नहीं, लेकिन इन दिनों जब हम कभी वियना से बाहर जाते थे अपने साथ कुछ बोतलें रख लेते थे।
जाक उसके बिना कहीं बाहर नहीं जा सकता। जाक कौन? मैंने उसकी ओर देखा। वह सामने देख रही थी। पल भर एक गहरी सी नीरवता रही। उसकी नियमित सांसों के बाहर कुछ भी नहीं था, सिवाय उन झाड़ियों के जिनकी सरसराहट दूर से सुनाई दे जाती थी। वह मेरे पति हैं, उसने कहा। वह आपके साथ प्राग नहीं आए? हम साथ नहीं रहते। उसका स्वर बहुत धीमा था। कुछ देर बाद उसने कहा, हम अलग हो गए हैं। उसे शायद यह भी नहीं मालूम कि मैं मीता के संग प्राग आई हूँ। उसका स्वर सहज और शांत था। उसमें भयावह कुछ भी नहीं था। मीता आपके पास ही रहता है? हमेशा नहीं, हम उसे बांट लेते हैं। वह धीरे से हंस पड़ी। पिछले साल छुट्टियों में वह जाक के संग था। उसी के साथ युगोस्लाविया गया था। अब पिछले कुछ महीनों से मेरे साथ रह रहा है। हम अभी तक कोई निश्चय नहीं कर पाए हैं। कैसा निश्चय? आखिर कभी न कभी उसे हम में से एक के साथ रहना होगा। आप वियना में अकेली रहती हैं? मैं वहाँ ज़्यादा अरसे नहीं रहती। गर्मियों में मैं साल्ज़बर्ग चली जाती हूँ। मेरे पिता वहाँ रहते हैं। सर्दियों में अक्सर स्कीइंग के लिए मैं पहाड़ों पर चली जाती हूँ। लेकिन इस बार मैंने अचानक ऑस्ट्रिया से बाहर आने का निश्चय कर लिया। प्राग सबसे पास था। लेकिन प्राग आप आ चुकी हैं, इसलिए मैं दोबारा आना चाहती थी। उसने हंसकर मेरी ओर देखा। मुझे बिल्कुल नए शहरों में पहली बार जाना काफ़ी बुरा लगता है, उसने कहा। हम कुछ देर तक चुप बैठे रहे। शाम की छाया में बर्फ का रंग हल्का बैगनी सा हो आया था। टापू के पीछे जब कभी कोई ट्राम गुजरती, उसकी रोशनी के चमकीले छल्ले झाड़ियों पर फिसलते हुए पेड़ों के झुरमुट में खो जाते थे। जरा इन्हें पकड़ो। उसने अपने बालों से क्लिप निकाल कर मुझे दे दिए। अपने पर्स से कंघी निकाल ली और माथे पर बिखरे बालों को पीछे समेटने लगी। मैं बिल्कुल जंगली लग रही हूँ, नहीं? ज्यादा नहीं, उतना ही जितना होना चाहिए, मैंने हंसकर कहा। उसने मेरे हाथ से क्लिप ले लिए। हवा तेज थी और क्लिपों के बावजूद बाल ठहर नहीं पाते थे। सर्दी अचानक चुभने लगी। हमें अब चलना चाहिए। मैंने अपना डफल कोट का हुड कानों पर उतार लिया। वह हंसने लगी। तुम बिल्कुल एस्किमो लग रहे हो इस हुड के साथ, उसने कहा। वह अपलक मेरी ओर देख रही थी। स्केटिंग रिंक के लाउडस्पीकर से एक लड़की का स्वर सुनाई दिया। वह चेक में बोल रही थी। मैं अनमना सा सुनता रहा। क्या कह रही है? उसने उत्सुकता से मेरी बांह पकड़ ली। आखिरी डांस के बारे में। 10 मिनट बाद रिंग बंद हो जाएगा, मैंने कहा। आवाज़ बंद हो गई। हम पवेलियन के नीचे थे। एक क्षण के लिए बोझिल सी नीरवता चारों ओर फैल गई, लेकिन दूसरे ही क्षण लाउड स्पीकर से बैंड की अलसाई सी ट्यून ऊपर उठ गई। वॉल्स की धुन वह हवा में तिरती हुई हमारे पास फटक आती थी। मैंने उसकी ओर देखा। वह टांगों पर हाथ रखकर चुपचाप बैठी थी। बारह बज रहे हैं दोस्तों, रात के, थोड़ा सा ज़्यादा उससे। कोरोना की रात है। आज तारीख 21 दिसंबर, वर्ष का सबसे छोटा दिन। कितना सुंदर विषय है कविता लिखने का। अगर कविता नहीं लिखी, दिन भर काम में व्यस्त रहे, तो कम से कम निर्मल जी को तो रात में पढ़ें। और वाकई बहुत सार्थक होता है उनको पढ़ना। मतलब वो मेरे भीतर तमाम भाषा की खूबसूरती जगाते हैं। शैल वी डांस? मैंने कहा। उसकी आंखें मुझ पर उठाईं। यहाँ
बर्फ़ पर, आप गिरेंगे नहीं, मैं आपको पकड़े रहूँगा। क्या बात है। ये तो गाइड फिल्म नहीं है, लेकिन